वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। उसी प्रयास में हम लोग आप लोगों को 67 बीपीएससी का सीरीज जो चला रहे हैं, उसका टेस्ट सीरीज जो 5 नंबर, उस पर आज विशेष चर्चा करूँगा मैं, जिसमें आप लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक शामिल किया गया। 30 प्रश्न 1 से 30 नंबर तक, और शेष जो भी टॉपिक है आप लोग देख रहे होंगे। इन सभी को आज हम लोग विशेष रूप से आप लोग पर डे आप लोगों को ये एनालिसिस कराया जाएगा। जैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता है, हम लोग अब जल्द ही स्मार्ट टीवी भी फॉर्मेट पर आने वाले हैं, तो अभी हम लोग पेन टेप पर ही प्रैक्टिस करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है चीज़ें नहीं है उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रहे होंगे लूसेंट बूस्टर सीरीज जो चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या लूसेंट बूस्टर सीरीज़ क्या है, इसमें आपको हिंदी मीडियम दोनों ही भाषा में आप लोगों को यह प्रैक्टिस कराया जाएगा। दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को प्रश्नों को शामिल किया गया, एक्सप्लेनेशन को। यह 600 से अधिक प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया इस सीरीज में। इसका मात्र फी रखा गया 199, तो बहुत ही लो फीस में आप लोगों को यह अवेलेबल कराया जाए। 600 अधिक प्रश्न जो डायरेक्ट आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसमें आप लोगों को शामिल हो सकता है। और आप लोग एनालिसिस जरूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो बना हुआ है, बहुत सा वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जरूर जाके इसे देखिए क्या है नहीं है। और हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, या तो आप हमसे विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को इस पर हम लोग गूगल प्ले स्टोर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से ऐप हमारा, और वहाँ से भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और विज़िट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर शामिल होइए। हमारे युक्ति प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बहुत सा सुविधा दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को देखे होंगे यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया जा रहा है। जैसे आप लोग को यूपीएससी पीसीएस जो पीटी मेंस का टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है, सभी स्टेट हिंदी स्टेट पीसीएस का, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। साथ ही ऑल जो गवर्नमेंट कम्पिटेटिव एग्जाम जो एग्ज़ाम लेती है गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, एफसीआई, डीआरडीओ और एयरफोर्स, और भी बहुत से यहाँ पर एग्ज़ाम आप लोगों को अवेलेबल कराए जा रहे हों। लगभग आप लोग को यहाँ पर कम से कम 100 से 120 एग्ज़ाम जो है टोटल आप लोग को कंडक्ट कराया जा रहा है युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। उस सभी एग्ज़ाम में आप लोग शामिल हो सकते हैं बहुत ही लो फीस पर। जैसे आप लोगों को 399 पर आप लोगों को 2000 टेस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है एसएससी टोटल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेकर ध्यान में रख के। तो इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग, इस टैगलाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन कीजिए। गूगल का आपका स्कैनर होता है, आपका फंक्शन दिया रहता है, उसमें आप स्कैन कीजिए और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर मेगा बूस्टर आप लोगों को प्रोग्राम चलाया जा रहा है, 10,000 प्रश्नों का संग्रह चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग उस पर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज़ के माध्यम से। और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न होता है, जो डायरेक्ट किसी भी प्रश्न में पूछा जाता है। और इसका आप लोग जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है, उसमें आप इसका रिजल्ट जरूर देखे होंगे। प्ले लिस्ट में वीडियो बना होगा ऑल क्वेश्चन एनालिसिस में, तो आप जरूर जाके उसको एक बार प्ले लिस्ट को देखिए, क्या हम लोग स्पेशल आप लोग के लिए लाए हैं। इसलिए हम लोग आगे इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। देखिए यूपी पीसीएस आने वाला है, तो उसी में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पीसीएस में जो चीज़ें क्या है आप लोग को। जैसे बीपीएससी फॉर्मेट में सेम इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको उसी तरह मिलेगा। टोटल टेस्ट यहाँ पे 21 होंगे, जिसमें एक फ्री टेस्ट होगा, पॉलिटी एक, हिस्ट्री एक, ज्योग्राफी एक, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल एक, सी सेट इसमें 3 आप लोग कराया जाएगा। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन जो होता है उसमें आप लोगों को एक टॉप टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। करंट अफेयर्स का एक होगा, फुल टेस्ट 10 होंगे। टोटल आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये दोनों ही माध्यम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा उपलब्ध आप लोगों के लिए। मात्र फी रखा गया है 299, तो आप लोग जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। जो भी एस्पिरेंट है, यूपी पीसीएस का एस्पिरेंट है, जल्द इसका वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in। और ईमेल जो भी प्रॉब्लम हो तो ईमेल से ज़रूर बात कीजिए, हम लोग से मैसेज छोड़िए, वहाँ पर ड्रॉप कीजिए, हम लोग देखेंगे। साथ ही दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी इससे संबंधित क्यूरी हो। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। देखिए अभी स्लाइड चलेगा कुछ, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्या हम लोग के द्वारा कराया जा रहा है। देखिए बीपीएससी संदर्भ में भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें पर पहले भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। तो आप लोग जरूर इसे देखिए, विजिट कीजिए।
और क्या आप लोग के लिए स्पेशल है उन सब, जैसे फिर आप लोग यूपीएससी पीसीएस के लिए भी आप लोग को चलाया जा रहा है, तो आप लोग इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या हम लोग आप लोग के लिए स्पेशल ला रहे हैं क्या। आप चलिए हम लोग देखिए आप लोग का ये प्रश्न वन जो प्रश्न था तेहान, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे क्या है, जस्ट फटाफट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या है नहीं है। थोड़ा सा पेन टेप मैं लिया हूँ, अभी प्रैक्टिस चल रही है इस पर, जल्द ही मैं इस पर भी महारत हासिल कर लूँगा। आप लोग जैसा जानते ही हैं इस पर आप लोगों को आईआईटी हैदराबाद है जैसा बताया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया होगा प्रश्न इसमें कि निम्नलिखित में किस स्थिति पराक्रम दिवस, तो आप लोगों को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 जनवरी किस लिए मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में मनाया जाता है। तो इस सब पर चर्चा की गई होगी, कल प्रिंस सर के द्वारा कराया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को शायद 9 प्रश्न 8 प्रश्न ही हो सका था क्योंकि हम लोग के लिए कल कुछ नया था, इसलिए चलिए हम लोग आज यहाँ से चर्चा करते हैं, बढ़ते आगे हैं क्या है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। तो देखिए हम लोग क्या लेके आए आप लोग के लिए, क्या नहीं लेकर आए हैं। तो हिरण्यकेशी सेटूरा हिरण्यकेशी नामक मछली निम्नलिखित में किस जैव विविधता के विरासत से संबंधित है। ऑप्शन ए अंबोला, ऑप्शन बी अकोला, चंद्रपुर, भंडारा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर अंबोला होगा। ये अंबोला होगा, क्यों अम्बोली होगा, क्यों होगा अम्बोली। यह सिटूरा हिरण्यकेशी सिटूरा एक दुर्बल उप प्रजाति है जो एक छोटे मीठे पानी की मछली है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है यह मीठे पानी का आप लोगों का मछली है। यह यहाँ से प्रश्न आपको इससे संदर्भ में पूछ सकता है। इस मछली का नाम अम्बोली गांव के पास हिरण्यकेशी नदी के कारण हुआ। तो यह भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है अम्बोली मछली कहाँ पाई जाती है, तो हिरण्यकेशी नदी के नाम पर रखा गया है। ये छोटी और रंगीन होती है, रंगीन मछली होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट मछली होती है, मीठे पानी और जल धाराओं में निवास करती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है। तो सबसे पहले यह इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये गंदे पानी में नहीं जिंदा रह पाती है, इसलिए जिस पानी साफ होगा, जिसका ऑक्सीजन लेवल अधिक होगा, उसी में यह मछली पाई जाएगी। तो जैव विविधता के संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैव विविधता का भी द्योतक होती है, कौन सा नदी स्वच्छ है, कौन सा नदी या सरकार को और भी कार्य करने। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा सिंधुदुर्ग जिले के पश्चिमी घाटों में अम्बोली क्षेत्र में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया हाल ही में। तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसे परिवर्तित करने के लिए अधिसूचना जो जैविक विविधता अधिनियम 2002, इस अधिनियम के बारे में मैं कितनी बार आप लोगों को बताया है, चर्चा किया है। जैविक विविधता अधिनियम 2012 धारा 37 के तहत ये सब आप लोगों को शामिल किया जाता है। जैव विविधता विरासत कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी चीज़ों पर आप लोगों को देखिए यहाँ पर इनफ आप लोगों को बता दिया जाता है कि क्या है नहीं है, किस रूप से आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे एग्जाम और पॉइंट व्यू से सारे चीज़ों को शामिल किया जो इस टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जा सकता है। तो आप लोग निश्चिंत ही आगे आप लोग इसी रूप से तैयारी करते रहिए। साथ ही मुख्यमंत्री भी कौन है वहाँ के, उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये देखिए एग्जाम अब देखिए, साथ ही साथ आप लोग के यहाँ का जो राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट कितना है ये भी ध्यान रखना है। इसके क्षेत्रफल कितना है यह भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। साथ चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए मछली, इसी रूप से मछली पाई जाती है। क्या है मछली, तो मछली देखिए इस तरह का लाल मछली आपको रंगीन धारी मछली पाई जाएगी और मीठे पानी में पाई जाती है। तो इससे संबंधित आप लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है। चलिए, भारत ने टीबी मुक्त होने के लक्ष्य निर्धारित किया है कितना, वर्ष 2013, 2025 2023, 2025, 2027 और 2030। तो आप लोगों को इसका सही उत्तर क्या होगा, 2025 में लक्ष्य रखा है। इससे पहले भी मैंने इस प्रश्न पूछा है आप लोगों से, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि प्रश्न देखिए बार बार वहीं से प्रश्न उठते हैं। तो आप लोग इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। यही सब प्रश्न आप लोगों को वहाँ भी देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में भी। इसलिए देखिए जो भी मैंने प्रैक्टिस करवाया है, ये हमारी टीम प्रैक्टिस करवा रही है, तो बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चनों को शामिल किया जाता है जो डायरेक्ट आप लोगों को प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिले। अब टीबी मुक्त आप लोगों को कितनी बार इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप देखे ही होंगे इससे टीबी से संबंधित प्रश्न जब भी आता है एग्जाम में शामिल होता है।
कुछ भी नया इनिशिएटिव आता है इससे संबंधित, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे उस समय। अभी वर्तमान में कौन है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए, वर्तमान में अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप लोग जल्दी ही बताइए। तो इनकी घोषणा की गई थी कि 2025 तक भारत में टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि भारत के टीबी मुक्त लक्ष्य घोषित करने के लिए किस स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री एवं WHO की दक्षिण पूर्व एशियाई जो क्षेत्रीय निदेशक और उनके अधिकारियों से देश में टीबी उन्मूलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2025 तक टीबी खत्म करने का अभियान चलाया है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी बताया। देखिए बार बार एक ही चीज़ को कितनी बार बताऊं, बस ध्यान रखना आप लोगों को, जो चीज़ें बताई जाती है उस पर आप लोगों को कंसंस रहना है, उस पर थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहना है। इसलिए आप लोग बताइए कि अभी WHO का अभी वर्तमान निदेशक कौन है, किनके द्वारा संचालन कराया जा रहा है। हाल ही में एक चीज़ और आप लोग को ध्यान रखना है, हाल ही में जो थे लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडगाम टाउन टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो ये भी प्रश्न क्वेश्चन आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल में टीबी मुक्त हुआ है, और जम्मू कश्मीर का कौन सा बडगाम या ये कौन सा शहर टीबी मुक्त हुआ है, तो ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के लिए स्वामित्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। इस पर हालांकि मैंने एक टेलीग्राम चैनल पर स्लाइड भी कुछ सेंड किया था, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा स्वामित्व योजना से संबंधित, कि किस रूप से आप लोगों को स्वामित्व योजना आप लोगों के लिए उपयोगी होगा, भारत सरकार क्यों इतनी मेहनत कर रही है स्वामित्व योजना के संदर्भ में। बहुत से आंकड़े आप लोगों को वेरिएंट करते हुए देखेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये किनके द्वारा किया गया, रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, या जो शहरी योजना मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा, या उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये किनके द्वारा किया गया है, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह योजना शुरू किया गया है। स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020। आप लोग इस डेट को बताइए 24 अप्रैल को क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है PM स्वामित्व योजना 2021 की घोषणा की। योजना का उद्देश्य नागरिकों को उनका मालिकाना हक देना है। इस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत की गई है। वर्ष 2021 से 25 के दौरान देश भर में 6.5 लाख गाँवों को इस योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह आंकड़ा है, इसे जरूर आप लोग देखिएगा, यह आंकड़ा आप लोगों के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब देखिएगा क्या इन आंकड़ों को किस रूप से शामिल किया जाता है, तो ये सब जरूरी है कि आप लोग इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिए। और जो भी चीज़ें हैं दिया जा रहा है एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे ज़रूर आप लोग शामिल कीजिए। जैसे 2021 से 25 तक, तो 25 तक इतने 6 लाख, यही भी इसे भी प्रश्न बना के आप लोग क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। इस संपत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने स्लाइड भी आप लोगों को टेलीग्राम दी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में इससे संबंधित जो भी स्लाइड है पहले ही आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है, और वो ऑथेंटिक PIB के द्वारा जो जारी किया जाता है उसे ही मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, हमारी टीम सेंड करती है। तो आप लोग इसे जरूर देखिए। भूमि रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत संपत्ति कार्ड जारी वितरण शुरू किया गया, जो 2020-21 के दौरान ड्रोन का उपयोग में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग 1 लाख गाँवों की संपत्ति का रिकॉर्ड सर्वेक्षण किया है। तो ध्यान रखिए, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है 2020-21 में किन राज्यों में 1 लाख से अधिक संपत्ति का रिकॉर्ड सर्वेक्षण कराया गया। नेक्स्ट है 6 राज्यों में 763 गाँवों में लगभग 1 लाख संपत्ति के मालिकों के अपनी संपत्ति के कार्ड मिलेगा। इससे संबंधित संपत्ति का जो निर्धारण और वित्तीय जो सर्वेक्षण है, संपत्ति का ऋण लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस योजना का लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को जब दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस करा रहा था, उसमें मैं आप लोगों को बताया था कि वर्तमान सरकार का कुछ भी आप लोग रहिए एक एक्सपेरेंट के तौर पर, क्या आप लोगों को क्या समझ आया, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों को इस सरकार की उपलब्धि बताता हूँ। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए
कि सरकार के 5 गुण आप बताइए। तो 5 गुण में सबसे पहला आप होगा कि संवाद बहुत बेहतर करती है सरकार। यह जिस योजना से जिस व्यक्ति से संबद्ध रहता है उस व्यक्ति से संवाद पहले करती है। जैसे आप लोग देखिएगा नारी शक्ति, हाल ही में मैंने एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था, फेसबुक पर आप लोगों को दिया था, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी सेंड किया था, जिसमें नारी शक्ति का जो नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, जिन लोगों को दिया उनसे पीएम डायरेक्ट संवाद करते हैं। जैसे फिर ओलंपिक से लोग खेल के जीत कर आते हैं तो उनके बाद उनका संवाद किया जाता है, प्रधानमंत्री फेस टू फेस बात की जाती है। इससे होता है क्या है कि लोगों में मोटिवेशन बढ़ता है, योजना, फिर जो लक्ष्य है और साथ ही साथ जो कार्य की सरकार की जो गतिविधि है, सरकार कितना जवाबदेह है, इसे तय करने में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में यह संवाद का जो टेक्निक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कोई भी सरकार इससे पहले नहीं करती थी। प्रेस नोट के द्वारा माध्यम करती थी, डायरेक्ट वो उस योजना के बारे में लोगों को समझा दिया जाता था, पर इस तरह आप लोगों को संवाद का कॉन्सेप्ट उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सरकार यह जो आने वाले जो 20 साल है, 20 साल तक ऐसे अगर सरकार कोई किसी की भी सरकार रहेगा, संवाद कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर लेती है तो हमारा देश बहुत जल्द ही विकसित होगा, क्योंकि लोगों में इसके प्रति विश्वास कायम होगा। सरकारी एजेंसी बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी, क्योंकि जब देश का मुखिया ही लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहा है तो जो सरकारी तंत्र है वो भी उसी रूप से कार्य करेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक जगह आप लोगों को शामिल करते हुए नजर आएंगे लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे है? आगे प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों को साथ में बताता चलता हूँ, इसलिए आप लोग सब्र होकर इस तैयारी को, आप इस कॉन्सेप्ट को देखिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पीटी, मेंस और इंटरव्यू में साथ ही में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि क्या है नहीं है ये सब चीज़ें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना नंबर प्रश्न था? चलिए ये रेबीज मुक्त हो जाएगा प्रश्न। पहला था टीबी, अब तो रेबीज। चलिए निम्नलिखित में से कब 12वां नंबर प्रश्न, कब गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा गोवा को रेबीज मुक्त घोषित राज्य किया गया है? तो ये जनवरी 2021, नेक्स्ट है जून 2021, अगस्त 2021 या जनवरी 2021। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23 जून को किया गया है। और इम्पोर्टेंट आप लोग बताइए 23 जून क्यों इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट में फटाफट बताइए आप लोग। कल बहुत ही अच्छा कमेंट, लगभग 24 कमेंट आया है, बहुत ही मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आप लोग इसी तरह करते रहिएगा और भी बेहतर तरीके से हम लोग आप लोगों को स्लाइड बेहतर तरीके से आप लोगों को चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए हम लोग का कॉपरेट आप लोग को ही करना है, हम लोग को कैसे बूम करेंगे, कैसे हम लोग और भी बेहतर तरीके से आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट। आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर जानते हैं पेन टेप में इस इशू होता है कि बार बार इसे मिटाना पड़ता है, बार बार आप लोगों को समझाने के लिए, नहीं तो स्लाइड गंदा पूरा हो जाता है। मैं ज़्यादा ही इस पर पेंसिल कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री जो हाल ही में चुनाव हुआ है कि किस पार्टी ने कितनी सीट जीती है, क्योंकि यह प्रश्न आप लोग को बन सकता है। कौन मुख्यमंत्री अभी बनेंगे, सीएम कौन होंगे, उनको भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। राज्यपाल कौन है, वहाँ राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में, सभी को कमेंट में बॉक्स में बताइए, ताकि बहुत सी चीज़ें आप लोग इसी के साथ सीख जाइएगा। गोवा के मुख्यमंत्री जो थे प्रमोद सावंत के द्वारा गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया कब? 23 जून को। गोवा रेबीज मुक्त राज्य घोषित होने वाला देश का भारत का पहला राज्य बन गया। तो सबसे पहले तो पीटी में आप लोगों को ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान एक भी रेबीज का मामला दर्ज नहीं किया गया है गोवा में। तो राज्य में अब तक रेबीज के विरुद्ध लगभग 5,40,593 जो कुत्ते होते हैं उनका टीकाकरण किया गया, क्योंकि यही रेबीज का सबसे बड़ा कारण जो मानव में रेबीज होता है। हालांकि अन्य जानवरों से भी रेबीज हो सकता है, पर कुत्तों के द्वारा अधिक संक्रमित होगा, क्योंकि 90 से 92%, 93% और 99% हालांकि कहीं कहीं देखने को मिलता है, इनका ही योगदान होता है। तो इसके साथ ही आप लोगों को देखिए और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है
जो मिशन रेबीज है कि परियोजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के माध्यम संचालित किया जाए तो ये केंद्र संचालित योजना के रूप में भी कार्य करती है। रेबीज एक घातक किंतु उपचार योग्य वायरल बीमारी अर्थात वायरस बीमारी है। यह ध्यान रखिएगा, रेबीज एक वायरस बीमारी है, तो आप लोग को ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि वायरस का दौर अभी चल रहा है, पिछले 2 से 3 साल होने को है, तो समझ सकते हाल ही में न्यूज़ में आया चीन में पुनः लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी बनी रहेगी, आप लोग तैयारी करते रहिए, टेंशन नहीं लीजिएगा। भारत अब टीका लग चुका है, बस इसका साइड इफेक्ट होता रहेगा और भी कुछ होगा नहीं। रेबीज वायरस के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संक्रमित करती है। यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, रेबीज किस शरीर के किस अंग को अधिक प्रभावित करती है। यहाँ अधिक की बात करेगी, सर्वाधिक। अगर अंग की बात की तो बहुत से अंगों को प्रभावित करती है, पर सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र को। मनुष्य रेबीज के हेतु 99% योगदान कुत्ते जिम्मेवार है, अर्थात डॉग जिम्मेवार है। कुत्ता बोला जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए डॉग आप लोग इसके लिए जिम्मेवार है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे। 13वां नंबर प्रश्न है। 13वें नंबर प्रश्न में आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर विश्व निवेश रिपोर्ट। आप लोगों को देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसी भी एग्जाम में। 2021 के अनुसार निम्न कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर भारत विश्व में 5वां स्थान प्राप्त किया है, सबसे बड़ा देश बन गया है। तो 5 रैंक प्राप्त किया है भारत। तो कितना, तो 64 बिलियन डॉलर, 81 बिलियन डॉलर, 78 बिलियन डॉलर, 86 बिलियन डॉलर। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए होगा, 64 बिलियन डॉलर होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इस पर क्विज शामिल किया था, तो आप लोग इस चीज़ को अवगत होंगे। तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो 2021 है, इसमें एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश हालांकि अमेरिका है। इस रिपोर्ट को अंगटाग, देखिए सबसे पहले किस संस्था द्वारा जारी किया था, यह प्रश्न आपको पूछ सकता है पीटी में, कि अंगटाग द्वारा जारी किया जाता है क्या, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है कि IMF के द्वारा जारी किया जाता है, UNO के द्वारा जारी किया जाता है, या एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह अंगटाग के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन इसे बोला जाता है, के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में भारत 64 बिलियन डॉलर जो अमेरिकी डॉलर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त कर 5वें स्थान पर अभी काबिज हुआ है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत की। साथ ही आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा कि भारत ने वर्ष 2020 में के दौरान 64 बिलियन डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया। हालांकि यह आंकड़ा 2020 का ही होगा, क्योंकि 21 का रिपोर्ट है, तो एक जो लास्ट ईयर होता है उसका रिपोर्ट रहता है। इसके साथ ही यह एफडीआई हासिल करने वाला विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया। वर्ष 2020 में शीर्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला देश इस प्रकार है, जैसे यूएसए 156 बिलियन, अभी बहुत ही आगे हमसे अमेरिका है, लगभग डबल के आसपास है, डबल से भी अधिक। चीन उसके बाद 149 बिलियन डॉलर के साथ ही आगे बढ़ा। हांगकांग, जो हांगकांग चीन का ही अंग माना जाता है, हालांकि विश्व इसे मान्यता देने के लिए बहुत सा प्रयास किया जा रहा है कि अलग देश के रूप में इसे हांगकांग को दर्जा दिया जाए, पर चीन इसे अपना ही प्रांत मानता है। उसने 119 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त किया। सिंगापुर 91 बिलियन डॉलर और भारत 64 बिलियन। तो यहाँ प्रश्न आपको ये भी पूछ सकता है, अल्फ़ाबेट आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर में भी आप लोगों को सजाने में पूछ सकता है, सबसे अधिक कौन किया, उसके बाद कौन सीरीज आपको पूछ सकता है, अमेरिका, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नोट आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, क्या आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है सेवा क्षेत्र में भारत एफडीआई प्रवाह सबसे बड़ा प्राप्त करता है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्राप्त करता भारत में क्या है, एफडीआई यहीं से प्राप्त होता है, सेवा सर्विस सेक्टर से। तो ये भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे संबंधित चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा। हम लोग का प्रयास रहता है उन सभी चीज़ों को शामिल करने जो एग्ज़ाम और पॉइंट से आप लोग को इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें चर्चा की जा सकती थी, पर एग्ज़ाम के व्यू से कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है उसी पर चर्चा हम लोग करते हैं। पिछले 7 वर्षों में जो 2014 से लेकर 21 में भारत ने लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर एफडीआई प्रवाह प्राप्त हुआ है। यह हालांकि डाटा देखिए ये वेरिएट भी करता रहेगा, अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो अभी का डाटा पीआईबी का आएगा तो चेंज भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पर ये डाटा चेंज नहीं होगा 14 से 21।
तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर प्रश्न पूछे विगत 7 वर्षों में तो 440.27 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर एफडीआई प्रवाह किया, यह पीआईबी का डाटा है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और पिछले 21 वर्षों में देश में प्राप्त एफडीआई के लगभग 58%, लगभग 700 जो 63.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो पिछले 21 वर्षों में कितना प्राप्त किया है? 58% जो एफडीआई इतना प्राप्त किया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या किस रूप से एक स्लाइड था इसमें से गायब हो गया लगता है, जिस पर 2019-20 का भी मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। चलिए देखते हैं आगे आगे है क्या, नहीं। चलिए नेक्स्ट है, छूट गया होगा, जहाँ तक मुझे याद था रहना चाहिए था, कोई बात नहीं है, उसे मैं आप लोग को टेलीग्राम पर सेंड कर लूँगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग एक बार। एफडीआई से संदर्भित रहेगा वो, आप लोग स्लाइड देख लीजिए 2020 में कितना है, 2019 में कितना था, कितना प्रतिशत का अंतर हुआ है, और कितना एफडीआई, कितना रुपये बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत में आया है। तो वो सब पर एक स्लाइड था, उसे मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। छूट गया है, ह्यूमन एरर होता रहता है, मानव प्रकृति है। अगर हम लोग सभी सशक्त हो जाए, सभी 100% एरर मुक्त हो जाएंगे तो भगवान का दर्जा मिल जाएगा। और भगवान किसी को नहीं बनना यहाँ, समझे ना, इंसान ही बन के रहिए। इंसान बन गए तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि इंसान का जो सच्चे इंसान का है ना, कभी भी नेगेटिविटी ना सामने लोगों के सामने नहीं रखा जाता है, पर भगवान का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आप लोगों को समझाया जाएगा। उससे हमेशा विवाद होगा, कोई एक पक्ष सर्वसर्वा की स्थिति में रहेगा, दूसरा पक्ष बोलेगा कि नहीं हम सर्वसर्वा हैं। तो भगवान जो धर्म है, ये सब चीज़ें हैं ना, सभी लोग जान रहे हैं, अतिशयोक्ति हो जाएगी अगर इन सब चीज़ों को अधिक से अधिक। तो इंसान एक बने रहिए, एक परफेक्ट इंसान, जो जीवन मिला है उस पर बेहतर तरीके से आप लोग काम कीजिए, अपना दायित्व निर्वहन कीजिए और अंतिम सांस लीजिए। प्रयास कीजिए मरते वक्त ऐसे कर्म करके जाए जो आने वाले पीढ़ियां आपका नाम ले, अच्छे कर्मों के साथ, बुरे कर्मों के साथ नहीं। तो बच्चे लोग आप लोग अच्छे तरीके से काम कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है, जून 2022 के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निम्नलिखित में कौन सा क्रम होगा? चौथा क्रम है या पांचवा होगा, छठा होगा या सातवां होगा? तो कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सब इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये छठा नंबर का क्रम का 2021 था, और 2022 में जो होगा वो सातवां हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न आपसे इस रूप से पूछ सकता है। यह 2014 में प्रारंभ किया गया, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा बहुत ही बेहतर प्रयास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को, ये सभी लोग जान रहे हैं। विश्व योग दिवस जो 2021 का थीम है योगा फॉर वेलनेस है, यह भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। यह भी थीम, जब भी थीम ये सब इम्पोर्टेंट है, थीम जरूर पूछता है, तो थीम को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि योगा फॉर वेलनेस है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, ये आप लोग को पता है, ज्योग्राफी के सेशन में आप लोग पढ़े होंगे। सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा दिन, बराबर दिन कौन होता है? प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। इसका हालांकि नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में की गई थी इसकी चर्चा। उसके बाद अनुशंसा मिली, मान्यता मिली, और 2015 से यह प्रारंभ हो गया, इसलिए 2021 का छठा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यह कौन था? 2021 का छठा था, और अब जो मनाया जाएगा 2022 में वो सातवां हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यह महत्वपूर्ण है कि 11 सितंबर 2021-14 को जो संयुक्त राष्ट्र में जो था 177 देशों ने इसका सपोर्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मान्यता देने के लिए, और 90 दिन का टाइम पीरियड होता है सभी देशों को इसका सहमति देने के लिए। इसके बाद पूर्ण बहुमत से यह पारित हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ के दिवस में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अस्थायी सदस्य जो है यूएनओ का वो कौन कौन से है, जिसमें भारत का जो कार्यकाल है कब तक है, ये सब मैंने पहले भी चर्चा किया है। तो देखता हूँ मैं आप लोग कितना एक्टिव मोड में रहते हैं। तो बताइए कार्यकाल भारत का कब समाप्त होगा, अस्थायी देशों की सूची। चलिए बताइए आप लोग। नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे 15वां नंबर प्रश्न है, क्या है 15वां नंबर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग ज़रूर हम लोग को शेयर करते रहिए, हम लोग का कोऑपरेट करते रहिए, ताकि और भी हम लोग बेहतर प्रयास आप लोग के लिए लेकर आएँ।
चलिए 15वां नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची, ध्यान रखिएगा यहाँ अस्थायी सूची पूरा है न कि अस्थायी सूची, तो ध्यान रखिएगा अस्थायी जो सूची है वो कितने सूची है को शामिल किया गया, 40, 42, 45, 48 या 48, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन डी होगा, 48 की सूची को शामिल किया गया है। हालांकि जो विश्व विरासत सूची है जो यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है उसमें 40 स्थानों को शामिल किया गया है जो अस्थायी सूची कहलाती है। प्रश्न आपको यहाँ से ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए युक्ति आईएएस आप लोग इसलिए स्पेशल आप लोग के लिए हर बार बनता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अस्थाई के बारे में चर्चा करेंगे कि अस्थाई क्या है, कितनी सूची बनाई गई, पर अस्थाई एक अस्थाई सूची भी होती है जिसमें हाल ही में आपको शामिल किया गया स्थल को, तो जिसमें देख लीजिए 6 स्थलों को शामिल किया गया है। इससे पहले आप लोगों को 42 स्थल था, तो ध्यान रखिएगा यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 6 स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया गया, इस सूची में 48 संख्या 48 हो गई है। शामिल स्थान कौन कौन से, गंगा घाट वाराणसी है, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, मराठा मिलिट्री वास्तुकला, यह ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र जो मिलिट्री जो वास्तुकला है इसे गूगल पर जरूर सर्च करके एक बार आप लोग विजिट करके इसका देख लीजिएगा किस रूप से होता है। हायर बेकल मेका लिपिड साइट कर्नाटक, इसे भी गूगल पर सर्च जरूर कीजिएगा, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लेमहट घाट मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के कुछ स्थलों को इसमें शामिल किया गया है इस सूची में, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, इससे बहुत सी चीज़ों सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व विरासत सूची में भारत के कुल 40 स्थल शामिल है वर्तमान तक, यह भी डाटा चेंज हो जाएगा, अभी 5 और लिस्टेड किया गया है, तो देखिए कितने विश्व जो यूनेस्को उसे कितने लोगों को शामिल करता है, कितने को विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। तेलंगाना के मुगुल जिले में जो है पामल में पेट जो स्थित रुद्रेश्वर मंदिर है में रमप्पा मंदिर इसका उपनाम से नाम से जानते हैं, भारत का 39वां विश्व विरासत धरोहर है, तो ध्यान रखिएगा 39 कौन है, 39 आपको रुद्रेश्वर या रमप्पा मंदिर है। नेक्स्ट है जबकि धोलावीरा जो है, धोलावीरा भारत का 40वां स्थल है, यह पीआईबी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा चीज़ों को चेंज मत कीजिएगा। 39 कौन सा है, 39 आपको 39 रमप्पा मंदिर है और 40वां आपको धोलावीरा है, तो क्रम भी याद रखिएगा। हालांकि इस पर पहले भी वीडियो बना हुआ है, वीडियो आप लोगों का बना हुआ प्ले लिस्ट में जाइए, यूनेस्को या तो विश्व विरासत सूची सर्च कीजिएगा, आप लोगों को प्ले लिस्ट में सारे जो लिस्ट में शामिल देश हैं स्थल है उसमें शामिल आप लोगों को किस देश में सबसे अधिक स्थलों को शामिल किया गया, अब तक कितने स्थलों को यूनेस्को ने सूची में शामिल किया है, सभी पर चर्चा किया हुआ है, तो आप लोग जरूर जाके देखिए, आप लोग को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 2016 लंबा वीडियो हो गया होगा, जान रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अमृत महोत्सव जो है कितने स्तंभों के लिए आधारित होती है, 5 के लिए, 10, 7 के लिए, 10 के लिए, 12 के लिए, या कितने स्तंभों पर शामिल किया गया अमृत महोत्सव, तो साबरमती आश्रम ये आप लोगों को 5 स्तंभों पर शामिल है, तो ध्यान रखिएगा 5 स्तंभों से आप लोगों को ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यह 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह से पूर्व प्रारंभ किया गया है, 15 अगस्त 2023 तक ये चलता रहेगा, यह प्रोग्राम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें। भारत प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों पर जैसे स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धि, 75 पर कार्रवाई और 75 पर संकल्प प्रेरणा से मानते हुए सपनों को दायित्वों को पूरा करने का मार्गदर्शन दिए हैं, तो ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। पीआईबी में से आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर इसके संबंध में बहुत सी चीज़ें आप लोग स्लाइड भेजा है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को है या आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, इस 17वां नंबर जो प्रश्न है, कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले निम्नलिखित में किस देश में पाया गया, या यूएसए है, या ब्रिटेन है, जापान है, चीन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है, तो इसका उत्तर रहेगा विश्व आप लोगों को भारत होगा, उपयुक्त ई चला जाएगा ऑप्शन। भारत में डेल्टा वेरिएंट को सबसे पहले WHO के द्वारा पाया गया, डेल्टा वेरिएंट जो कहाँ भारत में पाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन, थोड़ा सा स्वास्थ्य यहाँ गड़बड़ा गया है, थोड़ा देख लीजिएगा,
इनका मुख्य रूप से दो तरह के क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें वेरिएंट ऑफ कर्सन और वेरिएंट ऑफ इंटरसेप्ट शामिल किया गया। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अमेरिकन वेरिएंट आदि कर्सन में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कर्सन में कौन कौन शामिल है, आपको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अमेरिकन। लैम्डाडोन और एमयू जैसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरसेप्ट के क्लासिफिकेशन किया गया है। ध्यान रखिएगा आपको वेरिएंट ऑफ इंटरसेप्ट में किसे समझा किया, लैम्डा और एमयू को। तो अल्फा वेरिएंट कहाँ पाया गया, ब्रिटेन में। बीटा वेरिएंट 2020 में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। गामा वेरिएंट आप लोगों को ब्राज़ील में। डेल्टा वेरिएंट आपको भारत में। अमेरिकानो वेरिएंट 2026 में आप लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा WHO को वेरिएंट ऑफ अमेरिकन दिया गया, जिससे अमेरिका में पहचान की गई थी। तो ये भी प्रश्न आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरिएंट से संबंधित बहुत से वेरिएंट भारत वर्ल्ड में आ चुके हैं WHO द्वारा, जिसे शामिल किया गया। तो इन वेरिएंटों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 18वां नंबर क्या है 18वां नंबर में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा। स्पर्श जो प्रणाली है वो निम्नलिखित किस शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित है। स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है, पेंशन से है, बीमा से है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पेंशन से होगा। पेंशन से संबंधित यह स्पर्श प्रणाली चलाई जा रही है। यह रक्षा मंत्रालय में भारत सेनाओं के पेंशन भोगियों के लिए स्पर्श पेंशन प्रशासन और रक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से पेंशन भोगियों को डिजिटल तरीके से सही समय पर भुगतान कर सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श प्रणाली का किस फॉर्मेट में है, जो तो डिजिटल फॉर्मेट में है। तो वेब बेस्ड या प्रोग्राम है, सारी चीज़ों के यहाँ कराया गया। ये लच्छा रेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन जो इलाहाबाद है उसके द्वारा जारी किया गया, जिसके लिए मैंने इसे शामिल कर लिया है। तो इसे जरूर देख लीजिएगा आप लोग, इससे संबंधित चीज़ों को शामिल कर लेना है। 19वां नंबर प्रश्न क्या है, 19वां नंबर प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि ओशियंस 2022 का सम्मेलन और प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है, यह आयोजित किया जाएगा। तो ओशियंस आपको जो है 2022 वो बिल्ड, क्वालिटी एंड टाइम से, या इनोवेट, रिक्रिएट और इंस्पायर, रिक्रिएट इनोवेशन फॉर इंडिया, इंस्पायर इनोवेट सस्टेन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसका थीम क्या है ये पूछा जा रहा है, विषय क्या है यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। ऑपरेशन जो है इस सम्मेलन का आपको विषय थीम बनाया गया है, तो इससे आप लोग जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान जो है NIOT जो है चेन्नई संयुक्त रूप से ओशियन 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित कर रहे हैं, जो वैश्विक समुद्री शोधकर्ता, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंगों के छात्रों, नीतियों निर्माताओं के लिए वार्षिक कार्यक्रम है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बच्चे, यहाँ धार्मिक आप लोगों को वार्षिक जो यह द्विवार्षिक प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा 2 ईयर प्रोग्राम है, वार्षिक नहीं है। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है ओशियंस का आयोजन कितने वर्षों के उपरांत कराया जाता है या किया जाता है। तो यह 2 वर्षीय कराया जाता है। यह प्रथम अवसर होगा जिसका आयोजन भारत में हो रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ओशियंस इंजीनियरिंग सोसाइटी है और मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी दोनों के द्वारा मिलकर कराया जा रहा है। किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है ये भी ध्यान रखना आप लोगों को है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या अर्थात EEE OEC के द्वारा या मरीन टेक्नोलॉजी MTS के द्वारा, चाहिए SSC और MTS मत समझ लीजिएगा आप लोग, या आप उससे भी समझ सकते हैं कि अगर ट्रिक आप लोग याद करना होगा तो MTS के द्वारा या और IEEE OES के द्वारा कराया जा रहा है। IIT मद्रास द्वारा भी साथ में कराया जाएगा इस सम्मेलन को हाइब्रिड मॉडल पर आधारित आयोजित कराया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन है और प्रतिवर्ष लगभग 400 परिस्थितियों के माध्यम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मौसम की अनिश्चितताओं, तटीय क्षरण से निपटने, समुद्री प्रदूषण, माइक्रो प्लास्टिक से संबंधित विषयों पर अनुभव साझा करना है। देखिए माइक्रो जो प्लास्टिक है उसके संबंध में वीडियो बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए। माइक्रो प्लास्टिक क्यों इतना समुद्री प्रदूषण से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों इतना हानिकारक है, इन सब चीज़ों पर आप लोग देख सकते हैं। और ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड कीजिएगा, होगा क्या कि बहुत सी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आप
आप ये देख सकते हैं कि PIB आप लोगों को फ्री में आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं कि PIB आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे PIB आप लोग महत्वपूर्ण जो PIB है उसे अपलोड कराए, उतना ही आप लोग पढ़िएगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। उससे बहुत सी चीज़ें PIB में बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत होती है। जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसे शामिल करा दिया जाता है। अपलोड आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट डे सीरीज चलाया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं डेली यहाँ पर अपलोड नहीं करता हूँ, जानते हैं जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट उसे ही शामिल किया जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम से ओरिएंट होगा उसे ही शामिल किया जाएगा। बहुत से डेली टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, पर करंट में टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको सीरीज वहाँ शामिल किया जा सकता है। आप लोग इसके ये सब देखने के लिए विजिट कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से हमारा युक्ति IAS का ऐप डाउनलोड कीजिए। आप लोग को इस तरह का लोगो नज़र आएगा और इसे आप लोग देख के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द ही आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से चीज़ों को समझे होंगे, कोऑपरेट किए होंगे। लंबा वीडियो हो गया होगा जानता हूँ, जल्द ही मैं इसे स्पीड पकड़ लूँगा क्योंकि पेन टैब है पहली बार जिसे मैं शामिल किया हूँ। तो तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।